हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जे। दिस इज़ अमूल्य ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आज फिजिक्स में टॉपिक मेनिया में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। और हम लोग ये देख सकते हैं कि अभी जो 2023 में जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें थर्मोडायनेमिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा और बहुत बेसिक्स प्रॉब्लम्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एक बेसिक डिस्कशन के बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि अभी जनवरी अटेम्प्ट में जेईई मेन में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड एक लॉ है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा तो आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सपोज़ करिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने कोई एक गैस भरा हुआ है। मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर ऐसे कोई एक गैस भरा हुआ है और इसके ऊपर कोई एक पिस्टन है जो कि मूवेबल है। मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई पिस्टन है, ये मूवेबल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस गैस को थोड़ी सी हीट दे देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको हीट दिया। हीट मान लेते हैं कोई छोटा अमाउंट हमने हीट का दिया है dQ। तो जब हम लोग इस गैस को हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा, हीट देने से हो सकता है कि इस गैस का टेम्परेचर राइज कर जाए। तो हीट देने की वजह से गैस का टेम्परेचर बढ़ सकता है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या हो सकता है, हीट देने से इस गैस का जो भी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर सकता है। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि जब हम लोग हीट देंगे तो एक गैस एक्सपेंड कर सकता है, जिसकी वजह से एक्सपेंड करते समय ये कुछ न कुछ वर्क परफॉर्म कर सकता है। इस तरह से ये गैस एक्सपेंड होगी तो हो सकता है कि ये कुछ वर्क परफॉर्म कर ले। उस वर्क को हम लोग मान लेते हैं dW। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पर हीट दिया उस हीट की वजह से ही गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये गैस एक्सपेंड हुआ तो इसने कुछ वर्क भी किया। तो ये हीट को हम लोग देखें तो जो हमने यहाँ पर हीट एनर्जी दिया वो दो पार्ट में जा रहा है। एक तो गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, दूसरा गैस वर्क परफॉर्म कर रहा है। गैस के टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो इसके इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ उसको लिख लेते हैं du। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का हिसाब लगाएं तो सिस्टम को जितना एनर्जी दिया गया है dQ वो बराबर हो जाना चाहिए किसके, इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी विच इज़ du प्लस वर्क डन बाय गैस विच इज़ dW। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड एक लॉ है और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है, फर्स्ट लॉ है। dQ क्या है, हीट गिवन। ध्यान रखिए साइन कन्वेंशन पे यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। dQ यहाँ पर क्या है, हीट गिवन टू द गैस। हीट गिवन टू द गैस। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हीट गिवन टू द गैस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैस को सिर्फ हीट दिया ही जा सकता है। गैस से हीट लिया भी जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर dQ को अगर हीट गिवन टू द गैस लिखा है तो जब भी हम लोग गैस को हीट देंगे तो वो जो हीट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गैस से हीट रिजेक्ट हो रही हो। तो अगर गैस रिजेक्ट करती है हीट को, अगर गैस रिजेक्ट करती है हीट को तो उसको हम लोग नेगेटिव हीट लिखेंगे। हीट रिजेक्टेड क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन का हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा। इसी तरह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी, du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव, टेम्परेचर घटेगा तो नेगेटिव, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसके बाद dW को देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो गैस के एक्सपेंड होने में हो क्या रहा है कि भाई जो गैस है इसके प्रेशर की वजह से पिस्टन पे फोर्स लग रहा है, गैस के प्रेशर की वजह से पिस्टन पे फोर्स लग रहा है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। तो जब गैस वर्क परफॉर्म करेगी तो उस केस में जो वर्क डन है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, इसको क्या लेना है, पॉजिटिव। अब कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई गैस खुद वर्क ना कर रही हो, गैस पे ही वर्क किया जा रहा हो। तो अगर हम लोग ऐसा कहीं पर देखते हैं कि भाई वर्क डन ऑन गैस मिल रहा है, अगर गैस पे वर्क हो रहा है तो हम लोग उस वर्क को नेगेटिव लेते हैं। तो ये हो गया बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी, dQ और W, इनकी बात करें तो dQ को हम लोग इन जनरल लिखते हैं NC/dt, जहाँ पे C क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, C मोलर हीट कैपेसिटी है। और इसके साथ हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये प्रोसेस डिपेंडेंट है, ये ध्यान रखिए, प्रोसेस डिपेंडेंट। प्रोसेस डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मैं बोलूं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम का कांस्टेंट होना। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग C को लिखते हैं C और सफिक्स में लगा देते हैं V, CV। इसकी वैल्यू होती है F/2R, F/2R। यहाँ पे F को क्या बोलना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें किसी आइसोबैरिक प्रोसेस की, आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है प्रेशर का कांस्टेंट होना। कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम लोग C डिफाइन करेंगे तो इसके सफिक्स में हम लोग P लिखेंगे, CP, और CP होता है 1 + F/2 मल्टीप्लाइड बाई R। F वापस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। CP - CV अगर आप यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो R के बराबर आता है। CP/CV अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको गामा से डिनोट करते हैं, जिसको एडियाबैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करना चाहें तो गामा की वैल्यू आप नोट कर सकते हैं 1 + 2/F, 1 + 2/F। और ये जो गामा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ये हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, दोनों के लिए हम लोग C को इस तरह से डिफ़ाइन कर लेते हैं, CV और CP। और बाकी प्रोसेसेस के लिए भी हम लोग C डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हीट के लिए। हीट के लिए हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं, NC/dt और दूसरा DU + dW। अब एक बार हम लोग इंटरनल एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी जो U है इसको लिखते हैं F/2 nRT। DU की बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये हो जाएगा F/2 nRDT, nRDT। और यहाँ पर F/2R हम लोग देख सकते हैं, इसको CV लिखते हैं तो ये सेम कैलकुलेशन NCV/dt के भी बराबर हो जाता है। DU को हम लोग NCV/dt भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन की अगर हम लोग बात करें तो dW का मतलब है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंटल चेंज इन वॉल्यूम।
dW इज इक्वल टू PdV। वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, या फिर इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग कभी भी वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात और क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया हो, मान लिया ऐसा कोई ग्राफ है, तो हम लोग वर्क डन के लिए एरिया की भी हेल्प ले सकते हैं। ये वाला जो एरिया होगा यही क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। एक बार हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी बात और कर लेते हैं कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात की जाए तो मोनो एटमिक के लिए F की वैल्यू 3 होती है, डाई एटमिक के लिए 5 होती है, मोनो एटमिक के लिए 3, डाई एटमिक के लिए 5। डाई एटमिक के लिए इसको हम लोग 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन 7 कब लिखते हैं, जब इसमें वाइब्रेशनल वाला ऐड हो जाए। वाइब्रेशनल जब हम लोग ऐड कर देंगे तो 7 होगा, अदरवाइज 5 होगा। और इस 5 में ये जो पहले मोनो एटमिक के 3 हैं, ये 3 ट्रांसलेशनल होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डाई एटमिक में ट्रांसलेशनल के 3 हो जाते हैं, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, रोटेशनल भी 2 इसमें और आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अभी एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई जेईई मेन में इस बार ही जनवरी वाले शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन ये 29 जनवरी 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है, और कितना बेसिक प्रॉब्लम है आप ये देख सकते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A दिया हुआ है, if dq and dw represent the heat, if dq and dw represent the heat supplied to the system and the work done on system। ध्यान दीजिए dq और dw को क्या बोला गया है, represent the heat supplied to the system and the work done on the system। यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, रिस्पेक्टिवली। देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू du माइनस dw। तो क्या ये बात सही है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्क डन ऑन सिस्टम की बात की है। हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम, इसका मतलब dq को हमें पॉजिटिव ही लेना है, du जैसा है वैसा ही लिखना है, लेकिन वर्क डन बाय सिस्टम नहीं हुआ, वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ, तो वर्क डन को हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, माइनस में dw। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो इसमें असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अपना सही आंसर क्या होना चाहिए, 3। बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ये देख सकते हैं थ्योरेटिकल कितना आसान सा प्रॉब्लम पूछा गया है। आगे देखते हैं क्या कुछ और भी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं इस टाइप के। तो ये देखिए नेक्स्ट है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन गामा विच इज़ इक्वल टू CP अपॉन CV एंड टेम्परेचर कैपिटल T इज़। ये क्वेश्चन पूछा गया 31 जनवरी 2023 में शिफ्ट 1 में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गामा की वैल्यू को थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। गामा की वैल्यू क्या है, CP/CV, और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1 + 2/f, वेयर f इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर T है। तो अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर के कौन से पावर पे डिपेंड कर रहा होगा, 0 पावर पे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, गामा इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁻0। टेम्परेचर के 0 पावर पे ये डिपेंड करेगा। तो ये भी एक बहुत ही आसान एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हीट एनर्जी ऑफ 735 जूल इज गिवन टू अ डायटोमिक गैस अलाउिंग द गैस। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हीट दिया हुआ है 735 जूल और डायटोमिक गैस है। अलाउिंग द गैस टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है। Each gas molecule rotates around an internal axis but do not oscillate.
रोटेट तो कर रहा है लेकिन ऑसिलेट नहीं हो रहा है। द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया है सिस्टम के लिए। तो इसको देख सकते हैं, ये भी एक आसान सा ही सवाल है। जैसे यहाँ पर डायटोमिक गैस की बात की गई है, 735 जूल इसको हीट दिया गया है और कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ पर जो भी हीट दिया गया है डेल्टा क्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी, इस तरह से रिलेट करा सकते हैं। और सी पी की वैल्यू यहाँ पर हमें कैसे मिलेगी, एन मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एफ बाई 2 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेना होगा, डायटोमिक गैस है तो 3 तो ट्रांसलेशन का हो गया, 3 ट्रांसलेशन का और 2 रोटेशन का, 5 हो गया। तो यहाँ पर यह आ जाएगा n टाइम्स 7/2 मल्टीप्लाइड बाई आर डेल्टा टी। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास n मल्टीप्लाइड बाई 7/2 आर डेल्टा टी। ये है डेल्टा क्यू की वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है 735। तो यहाँ से हम लोग एन आर डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना होना चाहिए, 735 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 105 मल्टीप्लाइड बाई 2, 210 जूल आ गया एन आर डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा क्यू की वैल्यू को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू की बात करें तो डेल्टा क्यू कैन ऑल्सो बी रिटेन एज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और डेल्टा यू की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, जबकि डब्ल्यू क्या होता है, एन आर डेल्टा टी के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा क्यू है 735, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है और एन आर डेल्टा टी जो कि वर्क डन है वो हमने कैलकुलेट किया है 210। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ से 525 के बराबर आ जाएगी। तो 525 यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कितने आसान आसान सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड जनवरी वाले अटेम्प्ट में। और उम्मीद यही है कि अप्रैल अटेम्प्ट में भी इस तरह के क्वेश्चंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड आने चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।